वो काफ़ी वहाँ पर तानाशाही कर रहे थे। अगर विरोध किया जाएगा तो उसकी नौकरी जा सकती है, उसकी हत्या हो सकती है, उसके साथ मार-पीटिया हो सकता है। लेकिन अगर बड़ा परिवर्तन करना हो और न्याय का विरोध करना, रोकना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा किसी न किसी को। ऐसा आप क्या करते हैं कि लोगों के कंटिन्यू चहेते बने हुए हैं? नमस्कार, जोहार दोस्तों, जीत की चाय सेशन में स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अपने सपने के पीछे ऐसा भागो कि तुम्हें पाना एक दिन किसी का सपना बन जाए। जी हाँ दोस्तों, इसी को सत्य किए हैं आज हमारे जो गेस्ट हैं राकेश्वर पांडे जी। ये सीनियर सेक्रेटरी नेशनल इंटर के हैं, प्रेसिडेंट है झारखंड इंटर के, उसके साथ वर्किंग प्रेसिडेंट है INMF इंडियन नेशनल मेटल फेडरेशन के, और मोर देन 25 कंपनीज के ये प्रेसिडेंट है, जो कि जमशेदपुर और उसके आसपास की कंपनियां है। और ये 40 सालों से लगातार कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्करों की सेवा में लगे हुए हैं और लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। तो अभी तक का इनका सफर कैसा रहा है, क्या क्या कठिनाइयां आई है, क्या क्या अचीवमेंट रहा है, इसके लिए इनसे मिलते हैं और इनकी कहानी जानते हैं, इनकी जुबानी। सर, पहले तो जानना चाहेंगे कि 40 साल का जर्नी बहुत लंबा होता है, तो आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई और इस फील्ड में आप कैसे आए, रिप्रेजेंट करने कैसे सोचे? बहुत साल पहले 1977 में मैं टाटा स्टील ज्वाइन किया था एज ए ट्रेड अप्रेंटिस, टाटा स्टील ग्रोथ शॉप। और इसके बाद 3-4 साल ट्रेनिंग के बाद 1982 में परमानेंट नौकरी हुई थी टाटा स्टील में हमारी। 3-4 साल कर्मचारियों की तरह, मजदूरों की तरह कारखाने में काम किए थे, मशीनों में काम किए थे, वहाँ पे वर्कर थे। और इसके बाद वहाँ पर हमारा ट्रेड यूनियन मूवमेंट की शुरुआत हुई। हमारे पहले के जो लीडर्स थे वो काफ़ी वहाँ पर तानाशाही कर रहे थे। लीडर, मजदूर लीडर होकर के वो मजदूरों का शोषण कर रहे थे। वहाँ के सारे मजदूर उब चुके थे, चाहते थे किसी भी तरह से इनसे हम लोगों को ये मिले, मुक्ति मिले। और उन्हीं दिनों हम लोग बहुत कम एज था, 22-23 साल का उम्र था। हम लोग उस एज में सब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, कोई शोषण करे, कोई दबाव बनाए, कर्मचारियों से उसके वेतन से पैसा वसूले, ये सब चीज़ें हम लोग टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। एज भी ऐसा ही था और अन्याय बर्दाश्त करने की क्षमता भी नहीं थी, कभी बर्दाश्त किए भी नहीं थे। तो फिर हमने क्या किया कि ये चूंकि समस्या तो सारे मजदूर के साथ थी, लेकिन उस जमाने में बात ये थी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। चूंकि जो उसमें लीडर थे वो इतने बड़े नेता थे, उनका कद इतना बड़ा था। उसके यूनियन के प्रेसिडेंट थे बिंदेश्वरी दुबे जी, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। जो यूनियन के नेता थे वो यशवंत सिंह जी थे। अब उन लोगों से लड़ाई लड़ने का साहस जल्दी किसी को नहीं हो रहा था। लेकिन हमने कुछ साथियों से बातचीत किया कि ये कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे, यहाँ रिस्क क्या है, अगर विरोध किया जाएगा तो उसकी नौकरी जा सकती है, उसकी हत्या हो सकती है, उसके साथ मार-पीटिया हो सकता है। लेकिन जब कभी इस चीज़ का विरोध करने वाला कोई आएगा तो यही रिस्क उसके साथ रहेगा। तो क्यों नहीं हम ही लोग ये काम शुरू करें, ये अत्याचार को, अन्याय को रोका जाए। तो हमारे कुछ 8-10 साथी लोग थे, बैचमेट थे, एक ही हम उम्र के लोग थे। सब लोगों ने तय किया कि नहीं, अब यशवंत सिंह को यहाँ से हटाना चाहिए। और फिर हम लोगों ने कर्मचारियों से सिग्नेचर अभियान शुरू किया उनके खिलाफ में। 98% साइन किए उनके खिलाफ। उस डॉक्यूमेंट को ले जाकर हम लोग टाटा स्टील के उस समय के देन मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि मोदी जो चेयरमैन थे, CMD थे, चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर JJ ईरानी साहब हुआ करते थे। तो उन लोगों को ले जाकर दिए और उन्होंने कहा कि भाई इनके साथ हम लोग काम नहीं कर सकते हैं और हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपना लीडर के रूप में, क्योंकि बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के लोगों ने बोला कि ये यूनियन को तो देखना हम लोग का काम नहीं है, तो मजदूरों का काम है, मजदूरों को डिसाइड करना है, तो इसमें हम लोग क्या मदद आपको कर सकते हैं, ये आप लोग तय कीजिए। फिर एक लंबा आंदोलन हुआ। आंदोलन काफ़ी साल तक, 2-3 साल तक चलता रहा। काफ़ी हम लोग पर प्रॉब्लम सामने आया। स्वाभाविक भी था कि जिस यूनियन का प्रेसिडेंट बिंदेश्वरी दुबे जी हों स्वयं, और बिहार कुछ ज़माने बिहार था, झारखंड अभी बना नहीं था, तो बिहार का चीफ मिनिस्टर थे, तो सारा प्रशासनिक जो लोग थे उनके अंडर में आते थे, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट हो, चाहे इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री हो, चाहे SP DCI, सभी लोग उनके अंदर होते थे। तो बहुत सारी परेशानियाँ हम लोग को झेलनी पड़ी, लेकिन हम लोग टूटे नहीं, हम लोग बैक नहीं हुए, और हम लोग सभी लोगों ने मिल करके लड़ाई लड़ी। और फाइनली उनको हम लोग जा करके शुरू किए थे लड़ाई करीब 84-85 से, 1985 से स्टार्ट किए थे। 91 में उनसे छुटकारा मिला हम लोग को। और हम लोग उस जमाने में अपना नेतृत्व करता माने थे VG गोपाल साहब को, जो भारत के मशहूर ट्रेड यूनियन लीडर थे और टाटा वर्कर्स यूनियन के नेता थे।
ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे, ये लोग गवर्निंग बॉडी में थे, गोपाल बाबू तो बहुत ही बड़े नेता थे वो भी। तो उनको हम लोगों ने अपना नेता माना था कि वे हमारे अध्यक्ष रहेंगे, उनके नेतृत्व में हम लोग अपना इंडियन चलाएंगे। और फॉर्चुनेटली उसमें सक्सेसफुल हुए। और फिर बाद में टाटा स्टील ने मान्यता दी हमको, और मान्यता देने के बाद फिर टाटा स्टील ग्रोथ शॉप से शुरू किए, फिर टायो के प्रेसिडेंट बने, गोपाल बाबू की हत्या हो जाने के बाद फिर टीआरएफ कंपनी के बने, फिर टिनप्रेट कंपनी के बने, टाटा पावर का बने, लफार्ज का बने, टाटा ये स्टील डाउन स्ट्रीम का बने, टीएसडीपीएल कहते हैं उसको, टाटा ब्लूस्कोप का बने। ऐसे कुल करके सब मिला जुला करके 25-30 यूनियनों के अध्यक्ष बने। और अभी मैं फिलहाल ऑल इंडिया का जो कमेटी है हम लोग का इंटक का, उसका सीनियर सेक्रेटरी हूँ और स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। इसके अलावा और सारे फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, और इस यूनियन के माध्यम से ट्रेड यूनियन मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दुनिया के बहुत सारे देशों में 25-30-40 देशों में जाकर के रिप्रेजेंट किए हैं भारत को। तो ये मेरा सफर रहा है। जैसा आप बताया कि इतने पावरफुल लोग थे, आप उनके अगेंस्ट में खड़े होकर इतना बड़ा मूवमेंट चलाए, चैलेंजेस एक्सेप्ट किए, तो ये सब चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का अंदर से कहाँ से हिम्मत आता था? मजदूरों के लिए लड़ेंगे, जैसा आप बताया कि आपकी हत्या भी हो सकती थी, कुछ कार्रवाई भी हो सकती थी, कंपनी से भी हटाया जा सकता था, तो ये हिम्मत कहाँ से आती थी? जब अन्याय के खिलाफ आपको लड़ने के लिए तैयार होते हैं और आपके अंदर वो जज्बा है और भगवान अगर सपोर्ट देते हैं या कहते हैं कि नहीं अन्याय के खिलाफ लड़ो, हो सकती जब अंदर में आ जाती है, आत्मविश्वास आपके अंदर हो, वो कॉन्फिडेंस लेवल हो कि नहीं रॉन्ग राइट जो भी है फाइट करना है, अब इसको रोकना है, अभी ज़्यादा दिन टॉलरेट नहीं करना चाहिए, तो वो शक्ति है पता नहीं कहाँ से ईश्वर दे देते हैं। लेकिन हर समय आप देखेंगे इतिहास बताता है कि गलत कार्य का तो जुआ ही तो विरोध करता है। युवा पीढ़ी है जो विरोध कर सकती है खुलकर, इसलिए कोई रिस्क लेने के पोजीशन में होता है, वो सभी तरह का रिस्क ले सकता है। एक सर्टेन एज के बाद इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी इंसान के जीवन में आ जाती है कि उसको इस तरह के आंदोलन करने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे सर पर है, परिवार की, फैमिली की, जॉब की, नौकरी की, तो आगे बढ़ने में 10 बार सोचते हैं। हमारे साथ वो स्थितियाँ नहीं थी, हमको ईश्वर की कृपा से खाने की तकलीफ तो नहीं होती, नौकरी चली भी जाती तो ऐसी स्थिति नहीं थी। एक साधारण परिवार से, किसान परिवार से आते थे तो कम से कम खाने पीने के कोई इशू नहीं थे हमारे सामने में। तो इसलिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, रिस्क लिए थे, रिस्क तो बहुत बड़ा था, लेकिन अगर बड़ा परिवर्तन करना हो और न्याय का विरोध करना है, रोकना है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा किसी न किसी को। तो हम लोग आगे आए, उसके लिए दूसरे को क्यों छोड़ें, अपने आगे आए। सर जब आप सेलेक्ट हुए, यूनियन को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया, कुछ ऐसा अचीवमेंट जो एक माइलस्टोन आज सेट कर चुके हैं आप याद करके रोमांचित होते हैं? सबसे पहला हमारा जो बदलाव लाए वो जब थे यूनियन में 85 में जब स्टार्ट किए थे, तो यूनियन पे कभी इलेक्शन नहीं होता था, मजदूरों को, अपने कर्मचारियों को अपना लीडर चुनने का हक नहीं था जी, कभी नहीं, और कोई डिमांड भी नहीं कर सकता था कि चुनाव होना चाहिए। किसी की इतनी भी हिम्मत नहीं थी मजदूर की। अगर एक मजदूर यह कहता कि यूनियन का चुनाव होना चाहिए, हम लोगों को अधिकार मिलना चाहिए अपने नेता चुनने का, तो उसकी नौकरी चली जाती वहां से, या उसको नेक्स्ट डे कोई रास्ते में मार पिटिया कर देता, उसका मर्डर हो जाता। ये हालात था। हमने इतना बड़ा परिवर्तन लाया कि वहीं से जमशेदपुर में गुप्त मतदान के द्वारा इलेक्शन शुरू किया था। उस जमाने में गुप्त मतदान के द्वारा इलेक्शन कहीं नहीं हुआ करता था, लेकिन हमने वहां से शुरू किया, और उसके बाद शहर के सभी यूनियनों में गुप्त मतदान के द्वारा इलेक्शन हुआ। कर्मचारी अपना नेता चुनते हैं, कई नेता आते हैं, कई नेता जाते हैं, लेकिन मजदूरों को वहाँ आज तक बना हुआ है। तो यही बहुत रोमांचित करने वाली बात है कि लोकतंत्र में जो चीज़ को दिखना चाहिए, होना चाहिए, उस चीज़ों को हम लोगों ने शुरुआत किया था। यही बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो इससे पहले का सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया था? डायरेक्ट आके क्राइटेरिया था ही नहीं कुछ, उसको कोई पूछ ही नहीं सकता था। वो जो बन गया वो बना रहेगा जिंदगी भर, वो रहेगा, उनके सामने कोई पूछ नहीं सकता था, ना इधर हसन सिंह साहब से, जनरल सेक्रेटरी से, ना बिंदुश्री द्विवेदी से कोई जाकर मिल सकता था, बात कर सकता था कि भाई ये कैसे सालों साल तक वही लोग रहते हैं, कुछ पूछ नहीं सकता था। इन्हें चुनाव होता ही नहीं था। मजदूर चुपचाप अपनी नौकरी बचाने के लिए, रोजी रोटी के लिए चुप रहता था कि भाई जो हो रहा है होने दो। 40 साल से स्टार्ट किए थे, उस समय का और आज का परिवेश में कितना आपको बदलाव नजर आ रहा है और कितना चैलेंजेस है अभी? बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जितना उस जमाने में मजदूरों की रोजी रोटी सुरक्षित थी, जितना एम्प्लॉयमेंट था, जितना कर्मचारी परमानेंट हुआ करते थे कल कारखानों में, आज वो दृश्य बिल्कुल देश का नहीं है। देश का भी नहीं है, टाटा में भी नहीं है, सभी जगह। अब अगर आप देखेंगे तो उस जमाने में 2-4-5% कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तो उस जमाने में प्रचलन ही नहीं था। थोड़े मोड़े अगर होते थे भी, कैजुअल उजल लेबर होते थे, और सारे के सारे कर्मचारी कारखाने में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में होते थे। लेकिन आज के दिन में देखेंगे तो कारखानों में करीब 75% लगभग अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ चुका है। और 75 कॉन्ट्रैक्ट लेबर आने का मतलब है
कि वो सुरक्षा जो परमानेंट कर्मचारियों को है, वो जो सोशल सिक्योरिटी परमानेंट कर्मचारियों को मिलती है, जो वेतन मिलता है और बाकी जितनी भी चीज़ें उससे जुड़ी हुई मिलती हैं, वो इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं मिलता है। अब एक दूसरी बात है, अगर आप बोलेंगे तो प्रबंधन से बातचीत करते हैं, प्रबंधन बोले कि इस युग में सभी लोग कर रहे हैं, तो हमको मार्केट में बने रहने के लिए, मार्केट में हमको अपनी तरह की इंडस्ट्री से कम्पीट करने के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है उसी चीज़ में जाना। हम अकेले ये काम नहीं कर सकते हैं कि हमारे यहाँ सारे लोग 100% परमानेंट रहें, हम सारे लोगों को बहुत अच्छी सैलरी दें और हमारा कंपटीटर दूसरी कंपनियां जो हैं वो कंट्रैक्टर वैसे काम कराएंगे तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर बंद हो जाएंगे, तो उनका ये आर्गुमेंट होगा। लेकिन जो मजदूर आंदोलन में हुआ परिवर्तन वो हम आपको बता रहे हैं। जैसा आप बताया कि अभी मैनेजमेंट चाहता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को ज़्यादा प्रमोट करें, एम्प्लॉय को कम सैलरी पे या कम से इस पे काम चलाए, ज़्यादा प्रॉफिट पे काम करें, और वर्कर का है कि नहीं हमको ज़्यादा सैलरी मिले। आप बीच में कैसे हैंडल कर पाते हैं कि मजदूरों के लिए कैसे आवाज़ बना पाते हैं? बेसिकली हमारा जो शुरुआत हुआ था वो टाटा स्टील से शुरुआत हुआ था जी। और फॉर्चुनेटली देश और दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी आज भी टाटा स्टील है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी है। इस कंपनी का कंसेप्ट ये है कि जो भी चीजें होनी है वो यूनियन मैनेजमेंट के लोग आपस में बैठ करके टेबल पर फैसला किया करें। ये एक सबसे बड़ी ब्यूटी है, सबसे अच्छी चीजें है। और इसमें ये कंपनी 1956 में हमारे पूर्वज जो थे मैनेजमेंट और यूनियन के, वो लोग सब एग्रीमेंट किए थे कि हम लोग मिलजुल कर काम किया करेंगे। बहुत सारे एग्रीमेंट इस तरह के हुए थे, तो उसके वजह से ये कंपनी कभी भी इस तरह का नहीं व्यवहार करती है कि यूनियन से बिना बातचीत किए कोई बड़ा बदलाव लाने की बात करती है। यूनियन को पार्टी बनाती है, यूनियन से डिस्कस करती है, यूनियन भी अपने पॉइंट्स रखते हैं और जब बैठ करके यूनियन को अगर आप समझाने में सक्षम हो जाते हैं कि अगर यह निर्णय न लिया जाएगा तो हमारी कंपनी फिर सर्वाइव नहीं करेगी, हम नहीं चला पाएंगे कंपनी को, सारे मजदूर की रोजी रोटी चली जाएगी, तब यूनियन भी बाध्य होती है कई जगह में कंसिडर करने के लिए, कई जगह समझौते करने के लिए। और यूनियन को भी पता है कि अब स्टील इंडस्ट्री का हम एग्जाम्पल लेते हैं, टाटा स्टील बड़ी कंपनी है उसको लेते हैं, तो उस जमाने में टाटा स्टील का जो कंपटीशन होता था वो कौन था? सेल की कंपनियां थी भारत की, और स्टील राशन की तरह बिकता था। अगर स्टील किसी को 50 किलो चाहिए था, उसको 5 किलो केवल कंपनी देती थी, 45 किलो के लिए बेचारे लाइन में लगे रहता था। तो इंडस्ट्री का मोनोपोली था, वो जो रेट देते थे वो लेना पड़ता था, उनके पास विकल्प नहीं था। आज वो विकल्प इनके पास नहीं है, अब वो ये नहीं देगा तो दूसरा से ले लेगा, तीसरा से, चौथा से ले लेगा, तो फिर इनको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उनके सामने भी चैलेंज है, चुनौतियां हैं, और इंडस्ट्री के सामने सर्वाइवल का इशू है, कंपटीशन बहुत जबरदस्त हो गया है। अब उसके वजह से हालात बनी है, तब इसको ना हम इंडस्ट्री को दोष दे सकते हैं, ना यूनियन लीडरशिप को दोष दे सकते हैं। हम यही कह सकते हैं कि समय ऐसा बदला हुआ है संसार में कि मिलजुल कर समझौता करके उद्योग भी चलता रहे और कर्मचारी या मजदूर भी चलता रहे, यही एक मार्ग बचा है। विश्व में और इंडिया में भी काफी बदलाव आया है, यूनियन और कानून सब में भी। तो आप अपने आप को अपडेट कैसे करते हैं समय के साथ? अपडेट करने का तो तरीका एक ही होता है, यूनियन लीडर को पहले कि वो पढ़ता लिखता रहे हमेशा। देश विदेश के इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, जो ट्रेनिंग कार्यक्रम प्रोग्राम होता है, उसमें पार्टिसिपेट करे, वहाँ से इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलता है। और उससे भी बड़ी ज़्यादा है कि हमारे पास अब लकी इस मामले में है कि हम जब शुरुआत किए थे लीडरशिप, तो हमारे नेता वीजी गोपाल साहब थे, देश के जाने माने ट्रेड लीडर, सीजन लीडर थे, बहुत बड़े महात्मा गांधी लीडर थे। और फॉर्चुनेट हम उस मामले में थे कि उनकी हत्या हो गई दुर्भाग्यपूर्ण। उनके जाने के बाद मुझे नेतृत्व मिला जी संजीवा रेड्डी साहब का। डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी राष्ट्रीय इंटक के अभी अध्यक्ष हैं, 95 साल के हो चुके हैं। 1960 में लेबर मिनिस्टर थे और उतना बड़ा नेता भारत में भी कोई नहीं है। एक तरह से आज के डेट में वो मजदूरों के मसीहा देवता है और पूरा जीवन मजदूरों की सेवा किया है। उनके नेतृत्व में हमको 91 से काम करने का मौका मिला है, तो अच्छी ट्रेनिंग हुई उनके साथ, अच्छा संस्कार मिला एक ट्रेड यूनियन मूवमेंट का। उनसे जो सीखे वो चीज़ें हमारे लिए ताकत स्ट्रेंथ है। तो लर्निंग ऐसे ही होती है, अपने सीनियर से, अपने बड़े लोगों से सीखना चाहिए। कुछ कंपनी के यूनियन के लोगों से, बड़े लीडर से सीखना चाहिए, और कुछ हम लोग के प्रबंधन में भी बड़े विद्वान लोग होते हैं, उनको भी कभी कभी कई चीज़ें उनसे सीखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई दुश्मन होते हैं, हमारे मैनेजमेंट हमारी दुश्मन है, हम उनके दुश्मन, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक ही जगह काम करते हैं। आप ये देखिए ना, आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री में ना दोनों का ट्रस्टीशिप है। पूंजी लगा हुआ है एक तरफ से, हम लोग श्रम देते हैं। पूंजी नहीं लगेगा तो इंडस्ट्री नहीं चलेगा, और इंडस्ट्री अगर लगा भी दिया, श्रमिक नहीं रहेगा तो उनका कारखाना नहीं चलेगा, क्योंकि पूंजी डूब जाएगी। ये दोनों मिल करके सर्वाइव कर सकते हैं, ये दोनों मिलकर आगे चल सकते हैं, ये दोनों मिलकर के अपना अपना विकास कर सकते हैं। ये एक ऐसा अरेंजमेंट रिलेशन है कि ये रिलेशन को बनाए रखेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। ऑफकोर्स उसमें थोड़ा बड़ा तू मैं होता है, डिफरेंस इशू होते हैं, लेकिन उसको बैठकर रिजल्व कर दिया। देखते हैं कि हर यूनियन में बदलाव हमेशा होते रहता है,
लेकिन आप 40 साल से आज भी लोगों के चहेते बने हुए हैं। लोग आपको छोड़ के दूसरे को सुनना नहीं पसंद करते। ऐसा आप क्या करते हैं कि लोगों के कंटिन्यू चहेते बने हुए हैं? कुछ विशेष इसमें मैजिक और कुछ जादू करने का लायक नहीं है कोई चीज इसमें। ट्रेड यूनियन में नेता को बिल्कुल एक सामान्य लोगों की तरह रहना चाहिए। मजदूरों को ये फील होनी चाहिए कि ये आज भी हमारे हिस्सा हैं, हमारे बीच रहते हैं, हमारी बात को सुनते हैं, हमारे लिए वो सुलभ हैं, हमारे इश्यूज को पूरे प्रयास करते हैं रिजॉल्व करने के लिए। अगर नहीं भी होता है तो आकर हमको कारण भी बताते हैं कि इस वजह से नहीं हो रहा है। तो अगर आप इस तरह का नेतृत्व करते हैं कि उनको ये विश्वास होना चाहिए कि नेता आज भी हमारे बीच है या हमारे साथ वो खड़ा है, और ये नेता प्रबंधन से बात करके कोई ना कोई रास्ता निकालेगा और वार्ता करके रास्ता निकालने का एक जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाएगा। तो मजदूर प्रेफर करते हैं उसके साथ रहना। आज के ज़माने में मजदूर भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा के पक्ष में नहीं है इंडस्ट्री में, और प्रबंधन के लोग भी नहीं हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक ज़माने में बहुत सारे उद्योगों में स्ट्राइक हुआ करता था, कर्मचारी गेट के बाहर बैठा हुआ है, मार पिटिया किया करता था, प्रबंधन भी अड़ी हुई है कि ठीक है बंद हो गया तो बंद हो जाएगा, देखा जाएगा, जो करना है कर लीजिए आपको, ये सब हुआ करता था। एक बहुत अच्छा परिवर्तन आया है कि अब प्रबंधन भी देश का नहीं चाहता कि कर काल कारखाने में स्ट्राइक हो, और दूसरा साइड मजदूर भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हो गया है कि नहीं है, कारखाने को हम बंद नहीं करेंगे, वहां हमारी रोजी रोटी चलती है, कारखाने के बगैर हम नहीं सर्वाइव करेंगे, लेकिन जो भी इश्यूज होंगे वो जरूर बात करेंगे, बात करके रास्ता निकाला जाएगा। और उसमें हम लोग को लीडरशिप का रोल करना पड़ता है, रोल प्ले करना पड़ता है। तो एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मजदूरों के साथ, प्रबंधन के साथ बना कर रखने से अपना काम आसान हो जाता है और फिर लोगों का भरोसा बना रहता है। 40 साल छोटा पीरियड तो नहीं होता है। इतने साल से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर आप एमपी या एमएलए के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ के लोगों और ज्यादा से ज्यादा लोग का कल्याण के लिए सोच रहे हैं? ये इंटरेस्ट और टेस्ट की बात है। जैसा हम बताए कि हमारे नेता विजय गोपाल साहब थे, जी उनके साथ हम काम किए थे, उनसे ट्रेनिंग लिए थे, सीखे थे, उनके पक्का शिष्य थे हम। जी तो हमने कभी नहीं देखा कि वो एमपी और एमएलए बनने के लिए परेशान थे कभी। जी उनके बाद हमारा नेतृत्व करता थे डॉक्टर संजीवा रेड्डी। जी कभी भी हमने नहीं देखा कि एमपी या एमएलए बनने के लोग परेशान हैं। और जो मान सम्मान इज्जत अपना ट्रेड यूनियन मूवमेंट में मजदूर के द्वारा मिलता है ना, जी इन मजदूरों के द्वारा, या प्रबंधन में जो इज्जत तो सम्मान देती है ना, किसी एमपी एमएलए से कम नहीं है। ठीक है। जी और अगर हम लोग सब कुछ करने लगेंगे, चाहेंगे लेबर मूवमेंट से भी जुड़े रहें, मजदूर आंदोलन को भी चलाएं, एमएलए भी बन जाए, एमपी बन जाए, तो कोई काम ठीक से नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर है कि जिस काम में हम लगे हैं उसको आगे बढ़ाएं। और बहुत सारे लोग एमपी एमएलए बनने के लिए परेशान है, वो लोग अपना वो काम करें। आप दिन भर मजदूरों के साथ ही रहते हैं, हमेशा आपका शेड्यूल भी बहुत बिजी रहता है, फिर घर को कैसे आप संभालते हैं? घर से कितना सपोर्ट मिल पाता है आपको इस काम के लिए? इस मामले में बड़े लकी हैं। इस मामले में बड़े लकी हैं कि हमारे फादर जब जिंदा थे तो उन्होंने सपोर्ट किया, कभी नहीं रोका, कभी नहीं बोले कि ये सब काम मत करो, तुम लड़ाई झगड़ा का है। वो सपोर्ट किया, ठीक है बेटा तुम कर रहे हो तो करो, कोई बात नहीं, देखना ध्यान रखना इस बात का। और मेरी वाइफ भी बहुत सपोर्टिव मिली। इस मामले में बहुत लकी हैं कि पत्नी भी हमारी बहुत अच्छी मिली, बच्चों का भी सपोर्ट मिला। तो मुझे ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, इससे जुड़े रहने में कोई दिक्कत परिवार फैमिली से नहीं आया, दोस्तों से भी नहीं आया। ये सभी लोग हमको सपोर्ट किए, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे मिला। इस मामले में हम लकी हैं कि परिवार में भी हमारी शांति है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी, बच्चियां 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां का अच्छा शिक्षा दीक्षा हुआ, 2 इंजीनियर है, एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट भी है। तो हमारा अगर देखेंगे तो आई एम वेरी हैप्पी, हमारी फैमिली एकदम हैप्पी लाइफ है, परिवार का सब कुछ ठीक है ईश्वर की कृपा से। रोल मॉडल किसको मानते हैं? रोल मॉडल तो जैसा बताया आपको, हमारे रोल मॉडल वही हैं विजय गोपाल साहब और डॉक्टर संजीवा रेड्डी। यही लोग हैं जिनका हम चूंकि उसी प्रोफेशन में हैं और उनको देखकर हम बहुत प्रभावित होते हैं कि गांधीयन फिलॉसफी की जो बात करते हैं वो आज भी हमारे बीच हैं और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वो तो 96 साल के हो गए हैं, 95 साल के हमारे बॉस। अगर 95 साल तक आज भी वो भारत के ऑल इंडिया के नेता हैं, जिसका 3 करोड़ 40 लाख मेंबरशिप हो, जिस उसके आज भी नेता हैं, 6,500-7 हजार ट्रेड यूनियंस के वो लीडर हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनकी आज भी ख्याति है। तो ये लड़ने के लिए बहुत इससे अच्छा आइडियल कौन लीडर मिलेगा और कौन ये हो सकता है बेंचमार्क, हम लोग लिए अपने ही घर में है। चलिए, आपने बहुत अच्छा बात बताया, इतने समय दिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएं। मैनेजमेंट यूनियन कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे विकास कर सकते हैं एक दूसरे को मिलजुल के। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीट की चेहरे सेशन में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्तों, तो आज आपको मिलवाया राकेश्वर पांडे जी से, जो कि आज 40 साल से कई सारे कंपनीज के यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। देश में अच्छा नाम है, विदेशों में भी जाते हैं, काफ़ी पहचान है उनकी, और वर्करों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और आगे भी काम करने की इनकी इच्छा कंटिन्यू है। ऐसे लोगों से आपको निरंतर मिलवाते रहूँगा।
बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।